सरकार में 2015 से और 2020 तक की सरकार में भी 2.5 साल मंत्री रहा, और 2020 के बाद जो सरकार फिर से चुनी उसमें भी मैं 3 साल के करीब मंत्री रहा। तो जो अंदर सरकार के द्वारा बेचा जाता है उसकी सच्चाई उससे कहीं परे है। आप लोग ये कह सकते हैं कि आप भी तो मंत्री थे, अब आप वहाँ से छोड़ के आ गए तो बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं, जब मैं मंत्री था तब भी बतौर मंत्री विधानसभा में मैंने इन मुद्दों को उठाया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मंत्री से रिजाइन करने के बाद भी एक विधायक के तौर पर भी मैंने अपनी ही सरकार से इन सारे सवालों को विधानसभा के अंदर रखा। हमने ये योजना बनाई थी कि लोग सीवर में मर जाते हैं, हम एक तरफ मंगलयान भेज रहे हैं, चंद्रयान भेज रहे हैं, लेकिन लोग इंसान के मन में उतर रहा है, अपनी जान गंवा रहा है। उसको हमने रोक लगाई और 200 मशीनें हम लेकर आए, सीवर में उतरने पे पूरा बैन लगाया। और उससे पहले 304A में मुकदमा दर्ज होता था अगर कोई सीवर में मर जाता था। तो हमने कहा जब इसमें ठेकेदार को और इंजीनियर को जानकारी है कि इसमें गैस बनती है जिससे आदमी की जान जा सकती है, तो ये फिर रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट में नहीं आता, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आता है। और उसके बाद 304 में मुकदमा दर्ज कराया, सारे केसेस ढूंढ के जो एक्ट के तहत मुआवजा था 10-10 लाख वो दिया। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट बिल्डिंग है, मॉल हैं, उनके अंदर आज भी गटर में लोगों को उतारा जाता है। उस पर भी हमने सरकार के द्वारा योजना बनाने के प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो प्रस्ताव 3 साल से लंबित है, अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया। और दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया वो उसी समाज से थे जो इस काम को किया करते थे। आज उनकी 6-6, 7-7 महीने उनकी किस्त रुक जाती है, उनकी तनख्वाह पैसा नहीं मिलता और उनकी किस्त नहीं जा पाती, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दिल्ली सरकार का एक निगम है जिसके द्वारा दिल्ली के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को अपना स्वरोजगार करने के लिए बहुत ही सस्ते दर पर लोन दिया जाता था। अपनी गाड़ी लेने के लिए बस, पहले लोगों ने बसें भी लगाई, इससे लोगों ने RT भी लगाई, लोगों ने तमाम तरह के छोटे मोटे उद्योग धंधे किए उसी DSFD से लोन लेके। मैंने सरकार से कहा कि आप पहले तनख्वाह गारंटी रेट से देते थे, आजकल आप तनख्वाह नहीं दे रहे, आपने गारंटी रेट बंद कर दी। और जो कॉर्पस 100 करोड़ मिलना था, केंद्र सरकार ने 50 करोड़ देना था, 50 करोड़ दिल्ली सरकार ने देना था। ना तो केंद्र की सरकार ने अपना पूरा पैसा दिया, ना दिल्ली की सरकार ने दिया। मैं उनसे मांगता रहा लेकिन वो टलता रहा। आज हालत यह है, DSFDC में 11 महीने से इस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से कोई लोन नहीं मिला। तो जो लोग रोजगार कर लिया करते थे DSFDC से लोन लेकर, डिपार्टमेंट SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हैंडीकैप को कवर करता है, 90% लोगों को कवर करता है, लेकिन उस विभाग पे पैसा नहीं है। और ये सब उस सरकार के तहत है जो सरकार 75,000 करोड़ का बजट की बात करती है, तरह तरह की फ्री सीट की बात करती है, लेकिन SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग तरक्की ना कर ले, इसलिए जानबूझकर उस विभाग को ठप कर दिया। आज उस विभाग को 11 महीने से अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को देने की सैलरी नहीं है और लोगों को अपने रोजगार शुरू करने के लिए लोन देने के लिए पैसा नहीं है। इतनी उदासीन सरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और बतौर मंत्री भी मैं कितनी बार मैंने फाइल भेजी, कितनी बार मुख्यमंत्री जी से बात की, कह रहे ये सफ़ेद हाथी है। मैंने कहा सफ़ेद हाथी नहीं है, ये गरीब लोगों को रोज़गार करने का एक साधन है। फिर वो मुझे कहा कि नहीं हम पैसा देंगे, लेकिन वो टालते इतना टाइम हो गया कि ना कोई पैसा मिला, ना कोई लोन दिया जा रहा, 11 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी है, उसके बाद भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो सरकार कहती है हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, हम तो हेल्थ एजुकेशन में हमने तीर मार दिए। उसका मैं मॉडल बताता हूँ। 12वीं क्लास तक पढ़ने के बाद क्या कोई बच्चा कामयाब हो पाएगा? कुछ मिलेगा उसे? बच्चा बनता है, कुछ उसका भविष्य बनता है हायर एजुकेशन से। और हायर एजुकेशन को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं आपको,
उसमें कोई भी हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप नहीं है दिल्ली सरकार की, उसका पैसे का खर्चा ही नहीं उठा सकते। 99% SC ST OBC और माइनॉरिटी दिल्ली सरकार के खुद के कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, उनका खर्चा, उनका फीस नहीं दे सकते दिल्ली सरकार के अपने कॉलेज। मैं उसका फीस चार्ट आपको पढ़ के बताऊंगा और आप देखना कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। इसकी बेकल आप चाहे तो इसकी पूरी जानकारी सरकार से मांग लो, मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। साथियों, दिल्ली सरकार का दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है सावा डेरी में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 1 साल की फीस बीटेक की 2,40,000 है, सॉरी 2,36,700। बीटेक की 1 साल की 2,36,700, 4 साल का कोर्स है। इसमें किताबों का खर्चा शामिल नहीं है, हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, खाने का खर्चा शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है। उसको शामिल कर लो तो 1 साल के लिए कम से कम चाहिए 3.5 लाख। तो 4 साल का कोर्स करने के लिए 14 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या SC ST OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग और जनरल कैटेगरी के भी क्या 75% लोग ये 14-15 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? तो जो अरविंद जी कह रहे हैं हम शिक्षा मुफ्त दे रहे हैं, वो इस मेरे ही सवाल का जवाब दें, ये मुफ्त शिक्षा कैसी है? आपने हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया। तो ये तो मैंने अभी फीस शेड्यूल आपको DTU का बताया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दूसरी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से बीटेक का कोर्स 1 साल का 2,40,000 और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का 2,51,000, 1 साल का, 4 साल की डिग्री है। इसमें भी हॉस्टल का, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का, बाकी कोई खर्चा शामिल नहीं है। अब आ जाइए ट्रिपल आईटी दिल्ली, 4,50,000 रुपया 1 साल की फीस है, पर सेमेस्टर 2,25,000। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये 4.5 लाख तो केवल फीस है, इसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का, बाकी खर्चे जोड़ लें तो कम से कम 6 लाख 1 साल का, 4 साल की डिग्री, 6 चौक 24 लाख रुपया चाहिए। क्या 24 लाख का खर्चा बच्चे का एक इंजीनियरिंग कराने का ट्रिपल आईटी दिल्ली से, क्या कोई परिवार, सामान्य परिवार, SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़ो, जनरल कैटेगरी का भी क्या 75% बच्चा ये खर्चा उठा सकता है क्या? इसके बाद SEU 1,91,300 रुपये। अच्छा, DTU का सेकेंड ईयर का 2,46,700, थर्ड ईयर का 2,66,700, फोर्थ ईयर का 2,86,700, यानी हर साल का बढ़ भी रहा है। अभी मैंने वो नहीं बताया आपको। NSUT सेकेंड ईयर 2,50,000, थर्ड ईयर 2,70,000, फोर्थ ईयर 2,90,000। इसके बाद हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इस खर्चे को भी जोड़ लो। इसी तरह ट्रिपल आईटी दिल्ली सेकेंड ईयर 4,75,000, थर्ड ईयर 5 लाख, फोर्थ ईयर 5,30,000। मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, ये कौन सा आपका शिक्षा का फ्री का मॉडल है जिसमें 5-5 लाख केवल फीस का खर्चा 1 साल का है? आप 12वीं तक पढ़ाने की, सीधा कहो ना मैं केवल 12वीं तक पढ़ा सकता हूं, उसके बाद का पढ़ाने का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। एक और जानकारी आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, पूरे दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को पता लगना चाहिए किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चारों तरफ एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विदेश से लोग दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी इनको यूनिवर्सिटी बनाने के बाद का अपना खर्चा खुद उठाओ, यानी अब इन यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटीज़ मजबूर है फीस बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्हें अपने को चलाने का पूरा खर्चा खुद उठाना, दिल्ली की सरकार उनको गारंटी नेट देने की तैयार नहीं है। तो फिर दिल्ली की सरकार का पैसा कहाँ जाएगा? फिर क्यों ढोंग कर रहे हो? इसका मतलब आप दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, आप दिल्ली के बच्चों से शिक्षा को छीन रहे हो। आप केवल उन्हें 12वीं तक पढ़ाकर उन्हें मजदूर बनाना चाहते हो। आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का आपने गारंटी ली थी, आपका अपना खुद का घोषणा पत्र 2013 का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, इनके अपने खुद के घोषणा पत्र में है हम आउटसोर्स खत्म करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और ये जितना शोषण ठेकेदारों को थ्रू हो रहा है इसको खत्म करेंगे। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं या दूसरे विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पक्का करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से, अरविंद केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट की मुख्यमंत्री आतिशी जी भी जवाब दें, क्या आपने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए एक भी कदम उठाया? क्या आपने कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए एक भी कदम उठाया? अभी मैं एक बात और आपके सामने में खुलासा करना चाहता हूँ। अभी पिछले साल 2024 में जनवरी और फरवरी के अंदर सत्र सबसे लंबा चला, लगभग 20 दिन। उस सत्र के दौरान सौरभ भारद्वाज एक मंत्री के तौर पर बोल रहे थे, तो उनके बीच में
लीडर ऑफ अपोजिशन रामवीर सिंह बिदुड़ी जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने तो ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात की थी, तुमने तो कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात की थी। मैं तुरंत वहाँ खड़ा हो गया और मैंने कहा हाँ की थी। आधे घंटे का भाषण छत्रसाल स्टेडियम का 15 अगस्त का अरविंद केजरीवाल जी का अपने 40 मिनट के भाषण में 20 मिनट तक उन्होंने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, कच्चे कर्मचारी पक्का करूंगा। और मैं इस सरकार का हिस्सा रहा हूँ और अभी एमएलए उस पार्टी से, ये बात मैंने सदन में कही। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हाँ वो पक्का करना चाहते हैं, वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करना चाहते हैं, क्या बीजेपी साथ देगी? तो रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा हाँ हम साथ देंगे। उसके बाद स्पीकर साहब ने कहा गौतम जी आप लिखित में प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव पे चर्चा कराई जाएगी, इसको पास करके एलजी के पास भेजा जाएगा। मैंने लिखित में प्रस्ताव दिया, पहले दिन वो प्रस्ताव नहीं लगने दिया हमारी अपनी पार्टी ने, अपनी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अगले दिन वो प्रस्ताव लग गया, कार्यसूची में शामिल हो गया। अब उस पर बहस होनी थी लेकिन एंड टाइम पे उसको ड्रॉप कर दिया कि आज दूसरा विषय है, इसको कल लेंगे। कल करते करते मैं लगातार टलता रहा, पूरा सत्र चला गया। यहाँ तक कि जब मुझे लगा इसका मतलब ठेकेदारी प्रथा खत्म ना करने की नीयत केवल बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी भी केवल वोट लेती है, वो मजदूरों का शोषण करती है, उनके जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करना चाहती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करनी चाहती। चूंकि मैंने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने का, गेस्ट जो टीचर है उनको पक्का करने का ये प्रस्ताव बाकायदा लिखित में लगाया और वो कार्यसूची में लग गया। लगने के बाद भी अगर वो ड्रॉप हुआ, फिर भी अगर वो पास नहीं हुआ, 20 दिन तक लगातार सत्र चलने के बाद भी पक्का करने का ये प्रस्ताव बाकायदा लिखित में लगाया और वो कार्यसूची में लग गया। लगने के बाद भी अगर वो ड्रॉप हुआ, फिर भी अगर वो पास नहीं हुआ, 20 दिन तक लगातार सत्र चलने के बाद भी, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। केवल वो 200 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर, क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री तो आप देख रहे हो, उसके बाद जो 400 यूनिट तक 200 से 450%, लेकिन पीपीएसी चार्ज यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि अब तक सब्सिडी दी है 9000 के आसपास, लेकिन पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज के नाम पे लगभग 37,000 वसूल चुकी है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला जो तरीका कोई इनसे सीखे, चूँकि IRS रहे तो कैसे इनकम को, एक्सपेंडिचर को कैसे आपको प्रस्तुत करना है ये वो बेहतर शायद जानते हैं। इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने 200 यूनिट फ्री के नाम पर। और दूसरा, अभी चुनाव में जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हम पानी के बिल आप चिंता मत करो माफ़ करेंगे, क्योंकि पूरे जितना रिसेटलमेंट कॉलोनी है, झुग्गी बस्ती हैं या गाँव हैं, वहाँ लोगों के 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख पानी के बिल आए हुए हैं। 2 साल से आए हुए, और ये 2 साल से कह रहे हैं हम इसको एडजस्ट करेंगे, अब कह रहे हैं फ्री करेंगे, 2 साल में नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं चुनाव के बाद करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चुनाव जीतने के लिए इतनी सारी तमाम घोषणाएं करे जा रहे हैं, ये कुछ देने वाले नहीं हैं। मैं 2 बिल लेकर गया था जब मैं मंत्री बना 19 मई 2017 को, पहले से ही मैंने 2 बिल तैयार कर रखे थे। एक बिल था स्पेशल कंपोनेंट प्लान 1979 को में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का SC/ST का पैसा मिलता है उसको कोई भी अगर डाइवर्ट करेगा अधिकारी तो उसको सजा हो। और दूसरा मैं बिल लेकर गया शेड्यूल कास्ट कमीशन का दिल्ली में गठन हो। तो मुझे अरविंद जी ने कहा कि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसलिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का तो बिल मैं अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट कमीशन का बना लो। मैंने सोचा चलो एक चीज़ तो कम से कम क्लियर हो रही है, मैंने कहा जी इसको करो। और मैंने सोचा बाद में कन्विंस करके दूसरा भी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मेरे को बार बार टालते रहे, अगली कैबिनेट में लगेगा, अगली में लगेगा, ये करते करते यहाँ तक हुआ एक दिन लग गया। कैबिनेट की मीटिंग में छप के आ गया कि आज शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन होने का बिल कैबिनेट में आ गया है, और मैं पूरी तैयारी के साथ गया, एट ए टाइम उसको ड्रॉप कर दिया कि अगली मीटिंग में लगाएंगे। लेकिन वो अगली मीटिंग उसके बाद भी साल तक नहीं आई, और मैं बार बार कह के थक गया। मतलब मन को दुख होता है, पीड़ा होती है। अब ऐसा भी नहीं कोई आदमी एकदम से सीधे ही लड़ाई छेड़ दे। जब आप वहाँ हैं तो आप सरकार में, चूँकि बाहर रह के बोलना आसान होता है, एक NGO की तरह बोलना आसान होता है। जब आप सरकार में होते हैं तो सरकार में आपको धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाना होता है, और मैंने कई सारे काम को आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख है, शेड्यूल कास्ट कमीशन गठन होने के लिए जो कैबिनेट में आना था बिल, वो बिल अरविंद केजरीवाल जी के पास लगभग 3 साल से पड़ा है, लेकिन लग नहीं पाया। तो इस तरह के एक नहीं है, अनेक मुद्दे हैं। SC/ST की हायर एजुकेशन में एक भी स्कॉलरशिप नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन लगभग ठप है, सफाई कर्मचारी आयोग लगभग ठप है, और तो और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि इन्होंने जो शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं थी, ज़्यादातर योजनाएं
अब ठप कर दिए हैं। मैंने एक योजना बनाई थी कि जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सियाजीराव गायकवाड़ जी के द्वारा दिए वजीफे से पढ़ के बाहर गए और फिर भारत को उन्होंने इतना कुछ दिया कि हम उसका एहसान नहीं चुका सकते, तो क्यों ना एक ऐसी स्कीम बनाई जाए। मैंने एक ऐसी स्कीम दिल्ली में बनाई, हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, और उसमें उस वक्त के हिसाब से हमने बनाया कि 5 लाख रुपए 1 साल का, 4 साल का 20 लाख रुपया। वो स्कीम मैंने पास की, लागू हो गई। 2 बच्चे आए, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आ पा रहे, पता लगा कि फ़ीस ज़्यादा है, 5 में काम नहीं चलेगा, जितना खर्चा आता उतना होना चाहिए। मैंने कैबिनेट में तैयारी कर दी, उसका पूरा की पूरा खर्चा उठाएंगे, 100 बच्चों का विदेश पढ़ने का। अरविंद जी को मैंने बोला, मैंने कहा इसलिए बच्चे कमा रहे हैं क्योंकि बाहर का खर्चा ज़्यादा है, इसको आप जितना खर्चा आता उतना कर दें, चाहे 100 बच्चे मत करो, आप 50 बच्चे कर दो, 50 चले जाए विदेश। उन्होंने कहा हाँ इसको करेंगे, अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, करते करते टालते 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 उन्होंने पूरे 2 से 2.5 साल निकाल दिए, लेकिन वो स्कीम नहीं बनी। और आज उन्होंने पीछे अभी 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम बच्चों को विदेश पढ़ने भेजेंगे, पूरा खर्चा उठाएंगे। अरे भाई आप आज कह रहे हो, जब चुनाव आ गया वोट के लिए, मैं तुम्हें 2 साल से कह रहा हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्या मैं गलत था? या तो मुझे कहो कि गौतम जी गलत थे, या फिर तुम कहो तुम केवल वोट लेने के लिए कर रहे हो, तुम्हारी नीयत उनको देने की नहीं थी। यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने कहा कि उनके बच्चों की फीस माफ़ कर दो, मुझे 150 करोड़ दे दो कि जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको लॉ कॉलेज का नहीं बताया मैंने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका 5 साल की लॉ कोर्स है, दिल्ली सरकार का है, वहाँ पे 1 साल का खर्चा 3.5 लाख है, फीस ही फीस, हॉस्टल का, किताबों का, ट्रांसपोर्ट का, बाकी खर्चे अलग हैं, यानी कम से कम 5 लाख 1 साल का चाहिए। 5 साल का 5 पंजे 25 लाख कहाँ से आएगा भाई? SC ST के 99%, OBC माइनॉरिटी के 98% लोग ये पैसा दे नहीं सकते। यानी कि आपका कौन सा शिक्षा का मॉडल है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो साथियों, मैं तो दिल्ली के लोगों, आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग को तय करना है कि छोटे लालच में महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली का फ्री कर दिया, पानी 20 लीटर फ्री कर दिया। आपका इससे काम चल जाए तो इन्हें वोट दे दो। और अगर आपको अपने बच्चों को रोजगार चाहिए, चूंकि ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, आज तक का रिकॉर्ड है 10 साल से ज़्यादा इनकी सरकार को हो गई, चूंकि पीछे भी 49 दिन की रही है, 49 दिन वो जोड़ लो और 10 साल की पिछली सरकार जोड़ लो। इस पूरे टेनोर के दौरान क्या इन्होंने आज तक कभी भी रोजगार देने की बात की? मतलब आप 200 यूनिट बिजली फ्री की तो बात कर रहे हो, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हो। आप 2100 रुपये महिलाओं को भत्ता देने की बात कर रहे हो, लेकिन रोजगार की बात नहीं कर रहे हो, तो ये तो चलेगा नहीं। बच्चों की फीस फ्री करने के लिए मैंने इनसे कहा था, मुझे आप केवल एज ए मिनिस्टर कहा कि मुझे आप 150 करोड़ का बजट में, जब 75 करोड़ का बजट है, 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ में 150 करोड़ क्या होता है? ऊँट के मुँह में जीरा। मैंने कहा मुझे केवल 150 करोड़ का फंड दे दो, हायर एजुकेशन में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं मैं उनकी पूरी की पूरी फीस सरकार से जमा करवा दूंगा। जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं उनको 100 बच्चों को विदेश की पूरी डिग्री का खर्चा उनका विदेश का मैं अपने विभाग से मैं कर दूंगा, मुझे केवल 150 करोड़ दे दो। लेकिन मुझे 150 करोड़ नहीं दिया। इसका मतलब हमारे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को वो केवल मजदूर बनाना चाहते हैं, उन्हें मजदूर एनो बनाना चाहते हैं, ताकि ठेकेदार उनका खून चूसता रहे। अगर आपकी मंशा होती तो आपने फूड ट्रक पॉलिसी की बात की थी, आपने क्लाउड किचन की बात की थी कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या हुआ? रिजल्ट जीरो। 5 साल हो गए, आपका बजट में भी आपने स्पीच में रख दिया, लेकिन रिजल्ट तो जीरो है, दिया तो आपने कुछ भी नहीं है। तो साथियों, इस तरीके से SC ST, अच्छा माइनॉरिटी का कोई मिनिस्टर ही नहीं है सरकार के अंदर, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है ही नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक DM को दे रखा है सिर्फ। तो माइनॉरिटी के लिए कोई स्कीम भी नहीं है, एक भी दिल्ली सरकार बता दे माइनॉरिटी के लिए एक भी स्कीम हो, एक स्कीम नहीं है इनके पास। SC ST OBC को का जो स्कॉलरशिप है वो छोटी सी स्कॉलरशिप, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, उसमें इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख और EWS का क्राइटेरिया 8 लाख। मैंने कहा इसका भी 8 लाख कर दो, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, यानी आप टालते जा रहे हो। तो इतना बड़ा तानाशाह दिल्ली के अंदर मुझे सब लगता कोई और नहीं है जितने माननीय अरविंद केजरीवाल जी है। उनकी नीयत न ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की है, उनकी नीयत DSF DC को दोबारा जिंदा करके लोगों को स्वरोजगार मिले, लोगों को सस्ते दर पे लोन मिले, SC ST को अपने रोजगार करने का साधन मिले, वो ऐसा नहीं चाहते। वरना DSF DC को जिंदा करते, उसको फंड देते, केवल 50-100 करोड़ दे देते तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर हज़ारों परिवार, सैकड़ों लोगों को नौकरी देने के लायक बन जाते। लेकिन उनकी नीयत
SC ST OBC माइनॉरिटी के बारे में, उनके विकास के बारे में नहीं है। उनके जो अस्पताल चल रहे हैं, जैसे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ गरीब लोग जाते हैं, उसकी पैट स्कैन की मशीन करोड़ों रुपए की बंद पड़ी है, आज तक चल नहीं रही है। कितनी उनकी लैब बंद पड़ी हैं। यानी हेल्थ सेक्टर भी डूब गया, एजुकेशन सेक्टर भी डूब गया। एक और बात मजे की, बहुत अच्छा मॉडल है, पूरे देश में चर्चा है, विदेश से लोग देखना आ रहे हैं, लेकिन 9th क्लास में 2023-24 में 1,01,331 बच्चे फेल हुए हैं। 2023-24 के सेशन में 1,01,331 बच्चे 9th में फेल हैं, 51,914 बच्चे 11th में फेल है। 9th में 1,01,331 और 11th में 51,914 बच्चे फेल हैं। यानी कमजोर बच्चों को 9वीं में 11वीं में फेल कर दो और 10वीं 12वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाली सरकार मुझे नहीं लगता कोई और होगी। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया, जो लोग कह कुछ रहे कर कुछ रहे, कहते थे कि हम तो आम आदमी हैं, हम राजनीति करना नहीं, राजनीति बदलना है। लेकिन अब पता लगा राजनीति बदलने की बजाय अब प्योर राजनीति कर रहे हैं, केवल छोटे छोटे लालच देके। इसको लालच का मतलब समझो, लोग की वोट खरीद रहे हैं, छोटा लालच देके लोगों की वोट खरीदे। तो अब लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को, कि आपको कैसी सरकार चुननी है। अपनी ये वोट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से दिलाई है। जब इस बात पर चर्चा हो रही थी कि वोट का अधिकार किसको मिलेगा, तो ज़्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को, ग्रेजुएट को और बड़े जमींदार को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़ी मुश्किल से उनके पूरे खिलाफ जाके मजबूती के साथ डट के सबको वोट का अधिकार दिला। वन वोट वन मैन वन वोट वन वैल्यू। अब ये वोट ही आपके पास, इसे भी छोटे छोटे लालच में आप ऐसे ही गंवा दोगे तो आपके बच्चों के ना तो रोजगार के साधन होंगे, ना आपके बच्चों को हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था होगी। इसी तरह आपकी वोट का डाका डाला जाएगा, इसी तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसलिए ये बात हमारे केवल इस चैनल पर बोलने से नहीं होगी, और ये हमारी नीयत है कि लोग सोच समझ कर वोट दें। मनुवादियों को, देशद्रोहियों को और देश के संविधान के खिलाफ काम करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन आपका सहयोग चाहिए ताकि ये बात दिल्ली के देहात के कोने कोने तक जाए, ताकि लोग को समझ आए कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है। इस बात आप लोग सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।